हिंदी लर्नर चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी की कक्षाओं को शुरू करने से पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले पाठ्यक्रम पर एक दृष्टि डाल लेनी जरूरी है, ताकि हमें यह पता हो कि जब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें उस परीक्षा में आने वाले विषय के अंतर्गत किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है। अब देखिए, यदि आप किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। उदाहरण के रूप में कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षा कराने वाले आयोगों के नाम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सभी में हिंदी पूछी जाती है और इनके अलावा भी संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसी अनेक परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है। तो यहाँ जो पाठ्यक्रम हम देखने वाले हैं वह पाठ्यक्रम हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम होगा, और जिसको यदि आपने कवर कर लिया तो वह आपकी मदद उन एग्जाम्स में करेगा जिनमें भी हिंदी पूछी जाती है। तो आइए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सामान्य हिंदी के जो प्रश्न आते हैं वो किन किन टॉपिक्स से आते हैं। मेरे कहने का मतलब, हम अब सिलेबस देखने वाले हैं कि हिंदी का हम क्या क्या सिलेबस कवर करना चाहिए और क्या क्या सिलेबस हम कवर करेंगे। हिंदी के पाठ्यक्रम में जो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा भाषा का परिचय। अब इस भाषा के परिचय के अंतर्गत भाषा क्या है, यानी भाषा की डेफिनेशन, भाषा के प्रकार, भाषा के परिवार और हिंदी का भाषा परिवार। जैसे भाषा के प्रकार कौन कौन से होते हैं? भाषा के प्रकार मौखिक, लिखित और सांकेतिक। इसी प्रकार जो भाषा के परिवार होते हैं, भाषा के परिवार जैसे आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती। और इसी प्रकार हम जानते हैं जो हिंदी का भाषा परिवार है वो होता है भारोपीय, यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार। इन सभी टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे इस पहले भाग के अंतर्गत, जो है हमारा भाषा का परिचय। इसके बाद जो भाग 2 है उसमें हम हिंदी भाषा के तथ्यों को जानेंगे, और हिंदी भाषा के तथ्यों के अंतर्गत ये सारे के सारे बिंदु हमें समझने होते हैं, जिसमें हिंदी भाषा के ऐतिहासिक तथ्य। अब देखिए, हिंदी भाषा के ऐतिहासिक तथ्यों में हम क्या जानते हैं कि आखिरकार हिंदी भाषा का इतिहास क्या रहा। सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली भाषा आई, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश से ही किस भाषा का विकास हुआ? हिंदी का विकास हुआ। तो हम इसी में इन सभी बिंदुओं को समझेंगे, जिसमें अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास, फिर उसके बाद हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी शब्द कहाँ से आया, जिसे हम जानते हैं कि हिंदी एक ईरानी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, किस तरह से इसकी व्युत्पत्ति हुई। हिंदी भाषा के भौगोलिक तथ्य, हिंदी भाषा के भौगोलिक तथ्य जैसे हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना में भारतीय भाषाओं के आंकड़ों के अनुसार 43.63% लोगों की मातृभाषा हिंदी है। उसके बाद हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, इसमें आप जानते हैं कि हिंदी में मुख्यतः 5 उपभाषाएं होती हैं और 17 बोलियां होती हैं। विभिन्न पुस्तकों में 18 बोलियां भी बताई गई हैं, लेकिन आयोगों ने अब तक 17 को ही सही आंसर माना है। इसके बाद हिंदी भाषा के राजनीतिक और संवैधानिक तथ्य, जिसमें आप 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को समझते हैं। आप जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है, और इसी में हम समझेंगे कि मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या होती है। ये सब टॉपिक भाग 2 यानी हिंदी भाषा के तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 में हमें पढ़ना होगा लिपि, और लिपियों में हम भारत की जो 22 भाषाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है, उन 22 भाषाओं की लिपियों के बारे में समझेंगे। भाषा और लिपि में क्या अंतर होता है, लिपि और उनके प्रकार, और इसके अलावा जो प्रमुख लिपियां हैं जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ब्रेल लिपि इत्यादि के बारे में जानेंगे, और देवनागरी लिपि की विशेषताएं और दोष क्या क्या हैं, ये सब चीजें उसमें समझेंगे। अगले भाग में हम विराम चिन्हों के बारे में समझेंगे। कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्ह बताए हैं, इसका अध्ययन हमें करना होगा। भाग 5 में व्याकरण का परिचय होगा, व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं, और संपूर्ण हिंदी व्याकरण के जितने भी अंग हैं उनकी एक बार सभी की परिभाषाएं। भाग 6 होगा वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में हम स्वर और उनके प्रकार, जैसे आप जानते हैं स्वरों के प्रकार क्या क्या होते हैं: ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, व्रतमुखी, अव्रतमुखी, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत, अर्धविवृत, सघोष, अघोष आदि। इस तरह से हम स्वरों के प्रकारों को भी समझेंगे। इसी प्रकार व्यंजन और उनके प्रकारों को भी समझा जाएगा। व्यंजन और उनके प्रकार जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, नासिक्य, प्रकंपित या इनको लुंठित भी कहते हैं, ताड़नजात, पार्श्विक, संयुक्ताक्षर, द्वित्व, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, ये सब हम चीजें पढ़ेंगे वर्ण विचार में। इसके बाद हिंदी के जो अन्य वर्ण होते हैं उनकी चर्चा होगी। मात्राओं तथा वर्णों की गणना कैसे करते हैं, व्यंजनों को स्वर रहित लिखने का नियम, व्यंजनों को स्वर रहित किस तरह से लिखा जाता है, इसके अलावा शब्दकोश व साहित्यिक कोश के आधार पर वर्णों का क्रम। कई बार परीक्षा में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं और फिर उन शब्दों को हमें शब्दकोश में वर्णों के क्रम के आधार पर व्यवस्थित करना होता है, और इसी में हम समझेंगे वर्तनी। तो ये कुल मिला के वर्ण विचार के अंतर्गत हमें पढ़ना है। इसके बाद भाग 7 में हम समझेंगे संधि, जिसमें संधि शब्द की विवेचना, संधि की परिभाषा का वर्णन, और उसके अलावा संधि के प्रकार। जैसे आप जानते हैं संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, उसके नियम, उसके प्रकार आप जानते हैं। स्वर संधि के प्रकार होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसी प्रकार व्यंजन संधि, उसके नियम और फिर इसके प्रकार और इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे। इसी प्रकार विसर्ग संधि, इसके नियम और इसके प्रकार, और सबसे अंत में संधि के अपवाद। भाग 8 होगा शब्द विचार, जिसमें शब्दों के प्रकार,
तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संकर जिनको मिश्रित भी कहते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। इसके अलावा पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, युग्म शब्द क्या होते हैं। इसके बाद शब्दों के विकार, विकार के आधार पर हम शब्दों को दो प्रकार में बांट देते हैं, विकारी और अविकारी, जिसमें जो विकारी होते हैं वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी कौन से होते हैं, अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्यादि बोधक अव्यय। और इसके बाद विकार की जो इकाइयां होती हैं लिंग, वचन, काल और कारक। भाग 9 है संज्ञा, जिसमें संज्ञा के प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या जिसको पदार्थवाचक भी कहते हैं, और भाववाचक संज्ञा। भाग 10 है सर्वनाम, जिसमें पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम होगा। भाग 11 है विशेषण, जिसमें विशेष्य, विशेषक और प्रविशेषण क्या होता है इसको समझना होगा। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, विशेषणों की अवस्थाएं, उद्देश्य विशेषण क्या होता है और विधेय विशेषण क्या होता है। भाग 12 है क्रिया, इसमें क्रिया की संरचना, कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के प्रकार, काल के आधार पर क्रिया के भेद, और अकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्रिया क्या होती है। इसके अलावा सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और क्रियार्थक क्रिया, इन सभी को समझना होता है हमें क्रिया नाम के बिंदु में। इसके बाद भाग 13 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में ये क्रिया विशेषणों के प्रकार जैसे कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। भाग 14 होगा संबंध बोधक अव्यय, जिसमें संबंध बोधक अव्ययों के भेद और संबंध बोधक अव्यय तथा क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है। भाग 15 समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय में समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक का अध्ययन करना होता है। भाग 16 होगा विषम्यादि बोधक अव्यय, और भाग 17 में आप समझेंगे निपात, जो कि ये भी अविकारी ही होते हैं। भाग 18 काल, इसमें हम काल के प्रकार, भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, और इसके अलावा भूतकाल के भेद, जिसमें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। इसी प्रकार वर्तमान काल के भेद और इसी प्रकार भविष्य काल के भेद, और इसके अलावा काल के आधार पर क्रियाओं के भेद, ये भी हमें काल नामक बिंदु में ही समझना होगा। भाग 19 होगा कारक, और आप जानते हैं जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। भाग 20 होगा वाक्य, जिसमें वाक्य के प्रकार, पदबंध, प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं, उपवाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, और वाक्य रचना में कारकों के अनुसार पदक्रम। इसके अलावा क्रिया के आधार पर वाक्य भेद, और क्रिया के आधार पर जो वाक्यों का भेद होता है उसी को हम कहते हैं वाच्य, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का अध्ययन करना होगा। भाग 21 होगा उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान यानी उपसर्ग के ही तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, हिंदी के कृत प्रत्यय, हिंदी के तद्धित प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, देशज प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। भाग 22 होगा समास, और ये आप जानते हैं समास के प्रकार, जिसमें अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। भाग 23 वाक्य शुद्धि। भाग 24 रस, जिसमें रस के अवयव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और रस के प्रकार श्रृंगार, हास्य, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति रस। भाग 25 होगा छंद, जिसमें छंद के अंग और छंद के भेद का अध्ययन करना होता है। भाग 26 होगा अलंकार, जिसमें हम समझेंगे अलंकार के प्रकारों को, जिसमें शब्द अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, और अर्थ अलंकार में उपमा, उत्प्रेक्षा, संदेह, प्रतीप, अनन्वय, दृष्टांत, विरोधाभास, विभावना, व्यतिरेक आदि। भाग 27 है पत्र लेखन, इससे भी प्रश्न आते हैं, और पत्र लेखन में पत्र लेखन की उपयोगिता और महत्व और पत्र लेखन के प्रकार। तो हिंदी व्याकरण में आप लगभग इतने बिंदुओं को पढ़ेंगे, और इसके अलावा पर्यायवाची शब्दों की सूची, विलोम शब्दों की सूची और मुहावरे व लोकोक्तियों की सूची भी हमें याद करनी होती है। तो यह था हिंदी व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है और इनसे ही प्रश्न आते हैं। अब कमोवेश थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, अभी हमने इसमें हिंदी साहित्य का जिक्र नहीं किया है। बहुत सारी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से भी अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, तो उसके सिलेबस को भी हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये जो अभी मैंने आपको समझाया, जितना भी कुछ बताया, ये सारा का सारा हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम है, जो हमें कवर कर लेना चाहिए, जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी बिंदुओं को जो भी मैंने यहाँ पर बताए हैं, इन सभी बिंदुओं को इसी चैनल पर आपको कवर करा दिया जाएगा। आपको सिस्टमैटिकली क्लासेस मिल जाएंगी, और उनकी जो गुणवत्ता होगी, इन कक्षाओं की जो गुणवत्ता होगी, वो एकदम उत्कृष्ट श्रेणी की होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।